नमल बाय निम्रा अहमद। क्यों दाद गम हमी ने तलब की बुरा किया, हमसे जहां में कुश्ता गम और क्या क्या न थे। और हस्पताल के कमरे में कुर्सी पर बैठी अलीशा को मशकूक अंदाज में घूरती तकियों से टेक लगाए वो जुमर यूसुफ थी, और वो इतनी जल्दी मान जाती नामुमकिन था। और आप मुझे अपना गुर्दा क्यों देना चाहती हैं? उसको हजम नहीं हुआ था, इसलिए तफ्तीश शुरू कर दी थी। जवाब में अलीशा ने काफ़ी बेनियाजी से शाने उचकाए। मैं इस वाक़े का जिम्मेदार खुद रहती हूँ। अगर मैं आपके ऑफिस आ जाती तो न आप इधर जाती न दहशतगर्दी का निशाना बनती। मैंने टेस्ट करवाए हैं, गो कि मुझे कम उम्री से दमे की शिकायत है, मगर इसके अलावा मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ और डोनेट कर सकती हूँ। और आप चाहती हैं मैं इस पर यकीन कर लूँ? जुमर ने तीखी नज़रों से मुसलसल उसका चेहरा देखते हुए कहा, ना करें, आपकी मर्जी, मगर मैं दूसरी वजह भी ज़रूर बताना चाहूँगी। अलीशा ज़रा रुकी, सामने बेचैन सी खड़ी हुनैन और करीब बैठे मुस्तरब से बड़े अब्बा को देखा। फिर उसी एतमाद से प्रोसिक्यूटर की आंखों में आंखें डालकर बोली, मुझे इस कुर्बानी के एवज अपनी फैमिली एक अच्छी कीमत दे रही है, जिसे मैं वापस जाकर यूनिवर्सिटी फ़ीस के लिए इस्तेमाल करूँगी। अपनी ज़िंदगी बनाने का इतना अच्छा मौका मैं ज़ाया नहीं करूँगी। अगर मज़ीद पैसे चाहिए हुए तो मैं इस कुर्बानी को किसी टीवी शो में अपनी कहानी चलवा कर कैश करा लूँगी। आखिर में उसने बेफिक्री से शाने उचकाए। हुनैन के लब खुल गए। वो हक्का बक्का सी अलीशा को सुन रही थी। क्या उसने फ़र्ज कर लिया था कि अदाकारी सिर्फ जुमर पर ख़त्म हो जाती है? मगर ये अलीगल है। जुमर के फ़िक्रे पे सब चौंके। कानून के मुताबिक डॉक्टर कभी भी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता अगर गुर्दा खून के रिश्तेदार का ना हो। तो आप सब लोग मिलजुल कर एक गैर कानूनी काम कर सकते हैं। अब्रू भींच कर तादीबी अंदाज में उसने बारी बारी इन तीनों के चेहरे देखे। की गई ख्वाहिश दिल में दोहराई, काश उन्होंने कभी इस लड़की को कानून ना पढ़ाया होता। ये औरत तो गैर मुल्की है, मगर आपको तो कानून का इल्म होना चाहिए बा। हमने इसका हल भी निकाल लिया है, हुनैन हिम्मत करके बोली तो जुमर गर्दन मोड़ कर उसे देखने लगी। हम पेपर्स पर सादी भाई का नाम लिखवाएंगे। जुमर के तासुरात बदले। वो दहल कर रह गई। शादी का क्यों? वो एकदम तड़प का मुतवहश सी होकर बोली। फिर गुस्से से अब्बा को देखा। शादी का नाम किडनी डोनर के तौर पर कभी भी नहीं लिखेंगे आप लोग। ठीक है, नहीं लिखते, लेकिन अगर ये फ्रेंच औरत अमेरिकन औरत नहीं देगी। बड़े अब्बा ने अलीशा की तरफ इशारा करके संजीदगी से कहना शुरू किया, तो किसी खून के रिश्तेदार को देना पड़ेगा। फहरिस्त बनाते हैं, पहले नंबर पर मैं हूँ। मैं इतना किया तो फिर शादी होगा, और फिर हुनैन। अगर इसका ना लग सका तो उसामा तो है ही ना। अब्बा, उसके दिल पर किसी ने पैर रख दिया। सदमे से आंखें गुलाबी पड़ने लगी। बिल्कुल भी ना कहना जुमर कि तुम तंदुरुस्त नहीं होना चाहती। हर कोई तंदुरुस्त होना चाहता है, तुम अलग नहीं हो। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। जुमर बिल्कुल चुप हो गई, बेबसी से सर झुकाए लब काटने लगी। दिल बहुत बुरे अंदाज में दिखाया धड़क रहा था हुनैन की बात से। मगर ये गैर कानूनी है। उसकी आवाज़ अब के कमज़ोर थी। हाँ, और जो तुम्हारे साथ हुआ वो भी गैर कानूनी था। जुमर की आंखों में कर्ब के साथ तैश उभरा। हुआ नहीं, जो मेरे साथ फारस ने किया वो गैर कानूनी था। फुप्पो, मैं इधर ही थी। मामू ने आपको कोई कॉल नहीं की। मैं झूठ नहीं बोल रही। इसके बेड के दाएं तरफ खड़ी हुनैन बेबसी से बोली। जुमर ने गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करते हुए सर झटका और पीछे हुई। अब के बोली तो आवाज़ संभली हुई थी। मुझे मालूम है तुम झूठ नहीं बोल रही। फारस बहुत स्मार्ट है, उसे तुम्हें डॉज देने के 1000 तरीके आते हैं। हुनैन को धचका लगा। बहुत बेयकीनी से फैली आंखों से उसने जुमर को देखा, जो अब अपना लिहाज दुरुस्त कर रही थी। यानी आप मुझे झूठा नहीं समझती, बल्कि आप मुझे बेवकूफ़ समझती हैं। ये सदमा ज़्यादा बड़ा था। जुमर अनसुना कटाव ठीक करके पीछे को हो गई। हुनैन के लब भींच गए। बड़े अब्बा की मारती नज़रों को देखे बिना वो सर्द लहजे में बोली, ओके फुप्पो, हम सादी भाई का नाम लिखवा कर आपको हट नहीं करेंगे। हम हुनैन यूसुफ का नाम लिखवा देंगे। अब ठीक है ना? वो कहकर एकदम मुड़ी और गो के उसने देखा भी कि जुमर बेसाख्ता नरम पड़ी थी। उसे मना करने को कुछ कहने भी वाली थी, मगर हुनैन इन तीनों को वहीं छोड़कर बाहर निकल आई।
सादी कॉरिडोर में खड़ा था, बेसाख्ता सीधा हुआ, उम्मीद से उसे देखा। क्या उन्होंने यकीन कर लिया? कर लेंगी, अपनी सेहत के लिए सभी कर लेते हैं, वो तलखी से बोली। सादी का दिमाग कहीं और उलझा हुआ था। गौर किए बिना जुमर के कमरे का बंद दरवाज़ा देखने लगा। वो सर झटक कर आगे चलती गई। कॉरिडोर अबूर किया, रिसेप्शन डेस्क क्रॉस की, फिर बाहर आई। लॉन में मरीजों और उनके अजीज़ों अकारिब की चहल पहल वैसी ही थी। हुनैन खफकी से मुँह ही मुँह में कुछ बुड़बुड़ाती घास के बीच रोश पर आगे चलती जा रही थी, फिर यकायक ठहरी। कोई उसे देख रहा था, मगर कौन और किधर? वो मुड़ी, घूमकर इधर उधर देखा और तभी दूर एक बेंच पर टांग पर टांग जमाए, एक बाजू बेंच की पूंछ के पीछे फैलाए बैठे हाशिम ने मुस्कुराकर उसे हाथ हिलाया। हुनैन की आंखें अचंभे से सुकड़ी। बहरहाल वो कदम कदम चलती बेंच के करीब आई। सादी भाई अंदर हैं, उसने अपने तई हाशिम को दुरुस्त सिम दिखाई। वो बस मुस्कुराकर उसे देखे गया। अभी मिलकर आ रहा हूँ उसने बताया। डोनर किडनी मिल गया है, मगर जिस शख्स से खरीदा है इसके बारे में जुमर को बताने के बजाय तुम्हारी कोई फ्रेंड। हाशिम ने फिक्र अधूरा छोड़ा। ये कवर स्टोरी सिर्फ हाशिम के लिए घड़ी थी। सादी इस पर लाख एतमाद करता, मगर यह उसके ख़ानदान का अंदरूनी मामला था और हाशिम को बताने का मतलब था जुमर को कभी ना कभी बता देगा। वो उसको सिर्फ हुनैन की दोस्त गुर्दा दे रही है कहकर भी नहीं डाल सकता थे, क्योंकि अलीशा से दाकारी के लिए दोबारा मुहैया नहीं होगी। हाशिम आता जाता रहेगा, अगर खटक गया तो खोज लगाएगा और पता चलने पे सादी से बदएतमाद हो जाएगा। तो पहले ही उसे मुतमईन कर दिया। वो हो भी गया। उसकी बला से गुर्दा गैर कानूनी तौर से ही खरीदा हो, इसका मसला तो सिर्फ अलीशा थी जिसने अपनी फ्लाइट आगे करवा ली थी। मेरी फ्रेंड अलीशा, उसने फुप्पो को कैनवस कर लिया है, मगर आप ये बताएं, फुप्पो को मत बताइएगा। वो सीने पर बाजू लपेटे उसके सामने खड़ी संजीदगी से कह रही थी। मेरी फ्रेंड अलीशा, इसने फुप्पो को कन्वेंस कर लिया है, मगर आप ये बात फुप्पो को मत बताइएगा। वो बाजू सीने पर बाजू लपेटे उसके सामने खड़ी संजीदगी से कह रही थी। क्या ये कहने की बात है? हाशिम ने हैरत से पूछा, फिर गर्दन फेर कर अस्पताल को देखने लगा। अलीशा, क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकती हो अभी इसी वक्त? ओके, वो मुतज़ब्ज़ब थी। और हाँ, तुम भी इसको नहीं बताओगी कि तुम उससे मुझसे मिलवाने बाहर ला रही हो? श्योर। पलक सकेड़ कर उसे मुश्तबा नजरों से देखती वो मुड़ी और अंदर चली गई। सादी अब वहाँ नहीं था। उसने दरवाजे से ही अंदर जुमर से बातें करती अलीशा को इशारा किया और वो मादत करती हुई उठ आई। आओ बाहर चलते हैं, हुनैन ने कहा तो वो दोनों साथ साथ चलने लगी। ऐनक और फ्रंट चोटी वाली सोच में गुम हुनैन और साथ दराज कद खुले बालों वाली खूबसूरत सी अलीशा। उन्होंने राहदारी अबूर की। तब अलीशा ने पर्स से इनहेलर निकाला, लबों में रखा और स्प्रे अंदर को दबाया। हुनैन रुक कर उसे देखने लगी। क्या वो सब अदाकारी नहीं थी? सिवाय दमे के सब फर्जी था। मुस्कुराकर उसने कहते इनहेलर वापस रखा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी आंटी ने मेरा यकीन कर लिया होगा? उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? वो उलझी उलझी सी सामने मुतलाशी नजरों से देखती लॉन से बाहर आ गई। हाशिम किधर गया? उसने सोचा। मुझे बहुत अफसोस है जो उनके साथ हुआ। क्या हमरा अवर अभी तक नहीं पकड़ा गया? पकड़ा जाएगा। वो अब गर्दन फेर कर इधर उधर देखने लगी। तब अपना आप एकदम बेवकूफ़ सा लगा। ये हाशिम उसे बुलाकर खुद किधर गया? हेलो अगेन अलीशा। वो दोनों एक साथ घूमी। कोट का बटन बंद करते हुए हाशिम मुस्कुराता हुआ रिसेप्शन डेस्क की सिम से चलता आ रहा था। हुनैन ने गहरी सांस ली और अलीशा का रंग नुचड़ गया। वो सफ़ेद साकित सी सांस रोके खड़ी थी। अलीशा, ये मेरे। हुनैन ने तारुफ कराने के लिए अल्फाज तलाशे ही थे कि वो उसे नज़रअंदाज करके गहरी सर्द नज़रों से अलीशा को देखता करीब आते हुए बोला। दोबारा मिलकर खुशी हुई अलीशा। अलीशा की खौफ से साकित आंखों में हरकत हुई। वो जल्दी से हुनैन की तरफ घूमी। हुन्ना, क्या तुम अकेले में मेरी बात सुन सकती हो? क्यों? मुझसे क्या मसला है? आखिर हम एक फैमिली हैं अलीशा। वो सर्द मुस्कुराहट से कहता हुनैन के उलझे उलझे चेहरे के तासुरात बगौर नोट कर रहा था। हुन्ना, प्लीज़ मेरी बात सुन लो पहले।
وہ بے چینی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے دور لے جانے لگی، مگر حنین اپنی جگہ سے نہ ہلی، بس تعجب سے ان دونوں کو باری باری دیکھا۔ فیملی؟ ہاں حنین، علیشا میرے والد کی غیر قانونی امریکی بیٹی ہے، اسی لیے تو وہ تمہیں جانتی ہے اور تمہاری اتنی اچھی دوست ہے۔ ابھی اس دن جب علیشا مجھے اور میرے باپ کو دھمکی دینے میرے آفس آئی تھی، تب ہی تو اس نے مجھے بتایا کہ کس طرح اس نے تمہارا اکاؤنٹ ہیک کیا، اور اوہ سوری، شاید یہ بات علیشا نے تمہیں نہیں بتائی۔ آخر میں افسوس سے اضافہ کیا۔ وہ جو ابھی تک الجھی سی کھڑی تھی، لفظ ہیک پر کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی، بے یقینی سے علیشا کو دیکھا، جانے کب ہاتھ سے ہاتھ چھوٹا۔ اصل میں علیشا میرے ڈیڈ کے بارے میں کافی حساس ہے، چونکہ ڈیڈ اس سے مخاطب تک ہونا پسند نہیں کرتے، تو یہ ہر اس شخص کے پیچھے پڑ جاتی ہے جس سے وہ بات کرتے ہوں، جیسے کہ تم حنین۔ ہاشم پلیز، وہ نم ہوتی آنکھوں سے منت کرنے لگی۔ ہاشم کے چہرے کی سختی بڑھی، مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کیوں؟ کیا یہ جھوٹ ہے؟ کیا تم ہیکر نہیں ہو؟ کیا تم نے میرے ڈیڈ کا اکاؤنٹ ہیک نہیں کر رکھا تھا؟ کیا تم نے ان کی اور حنین کی میلز پڑھ کر حنین کا اکاؤنٹ بھی ہیک نہیں کیا تھا؟ کیا تم نے حنین کی توجہ لینے کے لیے وہی گیم نہیں کھیلنی شروع کر دی جو یہ کھیلتی تھی؟ ہاشم بس کر دو، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ بے اختیار ہنا کو دیکھا جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارد گرد ریسیپشن پہ گزرتے لوگ اس وقت ان تینوں کو نظر انداز نہیں کر رہے تھے، اور نہ ہی وہ ان تینوں کو نظر آ رہے تھے۔ حنین، میں نے یہ سب صرف یہ دیکھنے کے لیے کیا تھا کہ تم کون ہو، ورنہ اس کے بعد ہم واقعی دوست تھے۔ وہ سب حقیقت تھا، میں نے تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں دیا۔ تم نے میرے باپ کے لیے میرے خاندان کی بچی کو ٹارگٹ کیا، اور پھر بھی تم میں اتنے گٹس ہیں علیشا کہ تم کہہ سکو کہ تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ مگر وہ صرف حنین کو دیکھ رہی تھی، خوفزدہ نم آنکھوں سے۔ ہنا، میں تمہیں سب بتانے والی تھی، پلیز، وہ سب ریئل تھا، وہ گھنٹوں کی باتیں، ڈرامے ڈسکس کرنا، گیم، وہ سب ریئل تھا۔ تم یہ کہہ رہی ہو تم نے میری فیملی کی اس بچی سے میرے باپ کے بارے میں کبھی کوئی سوال نہیں پوچھا؟ علیشا بولتے بولتے لاجواب ہوئی۔ حنین یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ہاشم کو اب اس کی مسلسل خاموشی سے کوفت ہو رہی تھی۔ وہ نامحسوس انداز میں حنین کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ اب وہ دونوں ایک طرف تھے اور وہ لب آپس میں مس کرتی پریشان بھیگی آنکھوں والی علیشا دوسری طرف۔ علیشا میرے ڈیڈ کو بلیک میل کر کے ان سے پیسے لینے آئی تھی۔ اس نے تم سے دوستی بھی ڈیڈ کے بارے میں خبریں حاصل کرنے کے لیے کی تھی۔ اپنے دماغ پہ زور دو حنین، کتنی دفعہ تم لوگوں نے بات بے بات ان کا ذکر کیا ہوگا، ہے نا؟ وہ کٹیلی نگاہوں سے علیشا کو دیکھتا حنین کو بتا رہا تھا، مگر حنین وہ بالکل چپ کھڑی تھی۔ ہنا پلیز، میری نیت بری نہیں تھی، پلیز میری بات تو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور حنین کے لب پتھر ہلے۔ اس گیم کا کیا علیشا؟ کیا؟ علیشا کے بہتے آنسو رک گئے۔ میں 5 ماہ تک اس جولز والی گیم میں پہلے نمبر پہ تھی، ٹاپ اسکورر، پھر محض 2 دن میں تم پہلے نمبر پر آ گئیں۔ تم نے یہ کیسے کیا علیشا؟ ہاشم نے بامشکل اکتاہٹ پر قابو پایا۔ وہ کہاں سیاست، اسکینڈل، بلیک میلنگ کی باتیں کر رہا تھا اور کہاں ان لڑکیوں کے دماغ سے گیم نہیں نکلتی۔ اسے سوچا۔ علیشا ندامت بھری آنسوں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ کچھ پوچھ رہی ہے، جواب دو۔ میں نے، وہ رندھی ہوئی آواز میں کہنے لگی، امید اور خوف سے ملی جلی نظروں سے ہنوز ہنا کے چہرے پر دیکھا۔ میں نے کچھ چیٹ کوڈ استعمال کیے تھے اور اوہ، حنین نے ایک دم غصے سے سر جھٹکا، تو تم چیٹنگ کر کے جیتی تھی؟ اوہ علیشا، مجھے بھی معلوم تھا کہ بے ایمانی کیسے کرنی ہے، مگر میں نے نہیں کی، صرف محنت کی، 3 سال میں لگی رہی، دوسرے سے پہلے نمبر پر نہ آ سکی، مگر چیٹنگ نہیں کی کیونکہ میں حنین یوسف تھی۔ بھائی نے مجھے قرآن کے آخری پارے اور 5 بڑی صورتیں حفظ کرا رکھی تھی کیونکہ میں بنی اسرائیل میں سے تھی، آل یوسف، انبیاء کی اولاد۔ میں نے بے ایمانی نہیں کی، اور تم 3 سال سے یہی کرتی آئیں؟ وہ درد سے پھٹتے لہجے سے کہتی، غصے سے اسے دیکھ کر نفرت میں سر ہلاتی، قدم قدم پیچھے ہٹ رہی تھی۔ تم نے مجھے استعمال کیا، ہم اتفاق سے نہیں ملے، سب کچھ تم نے پلان کیا۔ فارس ماموں ٹھیک کہتے تھے تمہارے بارے میں۔
वो पीछे हटती राहदारी के करीब हो रही थी। अलीशा ने कर्ब से आंखें बंद कर लीं। गर्म आंसू बहते रहे। अमाल के नताइज होते हैं और भुगतने पड़ते हैं। लोग कहते हैं अलीशा कि कोई लड़का किसी लड़की का दोस्त नहीं हो सकता। आज दिल चाह रहा है उनसे पूछने का कि क्या कोई लड़की भी किसी लड़की की दोस्त बन सकती है। नफी में सर हिलाती वो मुड़ी और तेज तेज कदमों से अंदर चली गई। मुतमईन से खड़े हाशिम ने अब के रुख फेर कर फुर्सत से अलीशा को देखा, जो आंखें बंद किए खड़ी थी। फिर उसे कोहनी से थामा और धीरे धीरे साथ लेकर बाहर आई। एक कोने में निस्बतन सुनसान जगह पर आकर उसने अलीशा की कोहनी छोड़ी। आई एम रियली सॉरी अलीशा, लेकिन अगर तुमने ये समझा था कि तुम हाशिम कारदार को ब्लैकमेल कर सकती हो तो तुम गलत थी। अलीशा ने भीगी आंखें खोली, दुख से उसे देखा। वो मेरी दोस्त है, थी, अब नहीं रही। आइंदा उंगली उठाकर सख्ती से तनबीह की। अगर तुमने इससे कोई भी राब्ता किया तो मैं इससे भी ज्यादा कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। तुम शैतान हो। वो नफरत से उसे देखती रही। आंसू अब थम रहे थे और गुस्सा उसकी जगह ले रहा था। थैंक यू इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। अब तुम आंखें साफ करो और जाओ। बाहर निकलकर पहली काली गाड़ी में बैठ जाओ। वो तुम्हें होटल ले जाएगी। सामान पैक करो और एयरपोर्ट जाओ, वरना तुम्हारी आज रात की फ्लाइट का वक्त निकल जाएगा। ये कुछ रकम इसमें है, ये रख लो। कोट के अंदरूनी जेब से खाकी लिफाफा निकालकर बढ़ाया। अलीशा ने तनफ्फुर से इस लिफाफे को देखा। मुझे ये खैरात नहीं चाहिए। यूनिवर्सिटी की फीस नहीं दे सकते तो इसकी भी क्या ज़रूरत है। दरअसल ये खैरात नहीं, ये तुम्हारी माँ के हॉस्पिटल के बिल्स जितनी रकम है। ओह आई एम सो सॉरी, आज शायद तुम्हारी अपनी माँ से बात नहीं हुई। वो एकदम बहुत हमदर्दी से बोला। अलीशा ने चौंक कर उसे देखा। वो मोबाइल पर कुछ निकालने लगा। मैंने सुना है चंद घंटे कबल तुम्हारी माँ को किसी नीम तारीख सड़क पर एक कार ने टक्कर मार दी थी। इत्तेफाक से उस गली के सीसीटीवी कैमरास खराब थे और मौके का कोई गवाह भी नहीं है। बहरहाल जिस अस्पताल में वो दाखिल है, जहां अभी इसकी हालत खतरे से मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं है, वहां काम करने वाले मेरे एक दोस्त ने मुझे ये भेजा था। साथ ही नरमी से मुस्कुराते हुए मोबाइल स्क्रीन सामने की। वो जो दम बखुद से सुनती जा रही थी, तेजी से आगे हुई। स्क्रीन पे अस्पताल के बिस्तर पे इसकी माँ थी, गर्दन में कॉलर, एक बाजू पे प्लास्टर। अलीशा ने बेख्तियार चीख रोकने को मुंह पर हाथ रखा। सो अलीशा, ये खैरात नहीं है, ये तुम्हारे काम आएगा। मोबाइल वापस रखा और वो लिफाफा उसकी कोहनी पर टंगे पर्स में गिरा दिया। फिर कोट के अंदरूनी जेब से एक कागज़ और कलम निकालकर इसके सामने किया। ये तुम्हारा बयान हल्फी है, जिसके तहत तुम माँ की बीमारी के बायस वापस जा रही हो, और ये कि तुम्हारा फारस काजी के केस से कोई ताल्लुक नहीं। ना तुम कत्ल के वक्त इसके साथ थी, ना ही तुम उसकी बेगुनाही को समझती हो। अगर तुम ये साइन नहीं करोगी तो मेरा दोस्त जो उस अस्पताल में तुम्हारी माँ के साथ है, वो बहुत काम का बंदा है। तुम जानती हो वो क्या क्या कर सकता है। मुझे ऐसे अल्फाज कहने पर मजबूर ना करो, बेलचक अंदाज में कहते हुए हाशिम ने कलम खोलकर इसके हाथ में थमाया, कागज सामने किया। अलीशा के बेबस आंसू बह रहे थे और इतनी ही नफरत से वो हाशिम को देख रही थी। मैं अमरीकी शहरी हूँ, मैं अभी अपने सफारतखाने फ़ोन कर सकती हूँ और सबके बारे में बता सकती हूँ। बिल्कुल इसी तरह करो, बल्कि ये करने के लिए मेरा ही फ़ोन इस्तेमाल करो। फौरन से हाशिम ने अपना मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाया। अमेरिकन कौंसल की फर्स्ट सेक्रेटरी का नंबर मेरे स्पीड डायल के 25वें नंबर पर महफूज है। मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है इससे, और शायद तुम भूल गई, मैं, मेरा भाई, मेरी माँ, हम सब भी अमरीकी शहरी हैं। यहाँ दस्तखत करने हैं। साथ ही बहुत सहूलत से कागज़ पे इशारा किया। अलीशा बेबसी से उसे देखती रही, फिर बाएं हाथ की पुश्त से आंसू साफ किए, कागज़ दीवार से लगाया और दस्तखत करती गई। और याद रखना हाशिम, तुम भुगतोगे, खुदा तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। ये कहकर वो आंखों में आंसू लिए पलट गई। हाशिम ने कलम बंद किया, कागज़ समेत जेब में रखा और उसे दूर जाता देखता रहा। फिर काफ़ी गहरी सांस ली। चलो, ये बाब ख़त्म हुआ। ये कौन लोग हैं जो रोशनी पे हैं मामूर?
دیے بجھائے ہیں کتنے نئے جلائے نہیں۔ اگلی صبح ہاشم اور جواہرات حشاش بشاش اور خوشگوار موڈ میں باتیں کرتے ہسپتال کی راہداری میں چلتے آ رہے تھے۔ حنین نے ویٹنگ روم کے دروازے سے ان کو آتے دیکھا اور پھر واپس اندر ہو گئی۔ ہاشم نے بھی اسے دیکھ لیا تھا، تبھی جواہرات سے کہا، آپ ٹھہرے، میں آتا ہوں۔ وہ وہیں کھڑی ہو گئی اور ہاشم متلاشی نظروں سے اسے دیکھتا آگے بڑھتا آیا، یہاں تک کہ ویٹنگ روم کے سامنے آ رکا۔ اندر کرسی پہ حنین بیٹھی نظر آ رہی تھی، گھٹنے ملائے، سر جھکائے، ویران نظروں سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی۔ وہ بالکل شل تھی۔ علیشہ پچھلی رات کی فلائٹ سے واپس جا چکی تھی اور حنین غالباً ابھی تک شوق میں تھی۔ حنین، بیٹا آپ ٹھیک ہو؟ وہ نرمی سے پوچھتا 2 قدم اندر آیا۔ حنین نے چہرہ اٹھا کر خالی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آئی ایم سو سوری، مجھے پہلے پتا ہوتا کہ وہ تمہاری دوست ہے تو میں تمہیں خبردار کر دیتا، مگر پریشان نہ ہو، وہ اب تمہیں ہرگز تنگ نہیں کرے گی۔ تسلی دیتے ہوئے وہ مزید آگے آیا۔ حنین بس آنکھوں میں خاموشی لیے اسے دیکھتی رہی۔ وہ ایسی ہی لڑکی ہے، ہمیں کافی عرصے سے تنگ کر رہی ہے۔ یقین کرو ڈیڈ اس کو اتنے پیسے دے چکے ہیں، مگر اس کا دل نہیں بھرتا۔ وہ محبت لینے ہمارے پاس آتی تو ہم اسے اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، مگر وہ ہمیشہ پیسوں کے لیے آتی ہے۔ حنین بس اسے دیکھی گئی چپ چاپ، اور اگر وہ دوبارہ تمہیں کوئی نقصان دینے کی کوشش کرے تب تم سب سے پہلے مجھے بتاؤ گی، میں اسے سنبھال لوں گا، اوکے بیٹا؟ وہ ہمدردی سے اسے بتا رہا تھا۔ حنین اسی طرح اسے دیکھے گئی یہاں تک کہ ہاشم چپ ہو گیا۔ تبھی جواہرات وہاں آتی دکھائی دی۔ ہاشم نے مسکرا کر ماں کو دیکھا اور گردن پھیر کر حنا سے بولا، یہ بات ہم دونوں کے درمیان رہے گی، اوکے؟ جواہرات اب قریب آ چکی تھی، اس نے کچھ نہیں سنا تھا، بس ہاشم کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آؤ، زمر انتظار کر رہی ہوگی۔ آپ جائیں، میں نے کل مل لیا تھا، بس اسے کہیے گا اپنا فون مجھے بھجوا دے، پولیس ریکارڈ کے لیے دوبارہ سے چاہیے۔ وہ دونوں بات کرتے کرتے باہر جانے کو پلٹے کہ کیا آپ کو معلوم ہے مسز کاردار کہ آپ کے شوہر کی دوسری بیٹی کل یہاں تھی؟ ہاشم ایک جھٹکے سے مڑا اور بے یقینی سے حنین کو دیکھا، جو تیز نظروں سے اسے گھورتی اٹھ کر ان دونوں کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ سینے پہ بازو لپیٹے اور تیکھے سے انداز میں جواہرات کو مخاطب کیا، کیا آپ کو معلوم ہے کل ہاشم بھائی نے اسے یہاں سے نکالا تھا، میں نے کھڑکی سے دیکھا تھا، وہ روتے ہوئے جا رہی تھی۔ ہاشم کی معلومات میں اضافہ کیا۔ جواہرات کے تاثرات نہیں بدلے، وہ سر تھا مسکراتی رہی۔ ہاشم نے پریشانی اور غصے سے حنین کو دیکھا اور پھر ماں کو۔ حنین، یہ کیا طریقہ ہے میری ماں سے بات کرنے کا؟ مجھے سب پتا ہے بچے۔ جواہرات نے مسکرا کر اس کا گال تھپ تھپایا، ایک کٹیلی نظر ہاشم پر ڈالی اور باہر نکل گئی۔ وہ بے حد تیز سے اس کی طرف گھوما۔ یہ کیا تھا؟ مگر وہ بے خوفی اور تندہی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر آپ کو بھول گیا تھا تو یاد کرا دو ہاشم بھائی کہ میں زمر یوسف کی بھتیجی ہوں، حنین یوسف، اور میں بھی معاف نہیں کرتی، اور میں بھی بالکل بھی سعدی بھائی جیسے لوگوں میں شامل نہیں ہوں جو آپ کی اچھی لکس اور اچھے مینرز کی وجہ سے آپ سے متاثر رہتے ہیں۔ مجھے آپ پہلے بھی ناپسند تھے، اور جو کل آپ نے کیا اس کے بعد تو میں آپ کو زیادہ ناپسند کرتی ہوں۔ چبا چبا کر بولتی، اس کی آواز اونچی ہونے لگی۔ ہاشم غصہ ضبط کیے لب کھینچے کھڑا رہا۔ آپ نے مجھے استعمال کیا، اپنا اور علیشہ کا جو بھی جھگڑا تھا اس میں سے اپنا مقصد نکالنے کے لیے۔ آپ کو پتا تھا وہ میری دوست ہے، مگر آپ نے اس وقت نہیں بتایا جب اسے لانے کو مجھے اندر بھیجا۔ میں سعدی بھائی نہیں ہوں جو آپ کی ہر بات کو صحیح سمجھ لوں گی۔ پھر انگلی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تندہی سے وارننگ دی، آئندہ مجھے کبھی استعمال کرنے کی کوشش کی آپ نے تو میں اس سے بھی برا کر سکتی ہوں، کیونکہ مجھے اور آپ ابھی جانتے نہیں ہیں۔ گھور کر اسے دیکھتی وہ ساتھ سے نکل کر آگے بڑھ گئی، اور ہاشم ضبط سے گہرا سانس لیتا وہیں کھڑا کھولتا رہا۔ کچھ دیر تو اسے یقین نہیں آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ شوق کے عالم میں نہیں بیٹھی تھی، وہ غصے میں بیٹھی تھی۔ پھر تیزی سے اس نے فون نکالا۔ خاور نے پہلی ہی گھنٹی پر کال اٹھا لی۔ یس سر، کیا علیشہ کا دوبارہ رابطہ ہوا سعدی کی بہن سے؟ نہیں سر، میں مانیٹر کر رہا ہوں، وہ علیشہ کے کسی میسج کا جواب نہیں دے رہی۔ اوکے،
ایک تسلی بخش احساس سا اندر اتر آیا۔ جب وہ باہر آیا تو حنین بڑے ابا کی ویل چیئر زمر کے کمرے سے نکال رہی تھی۔ اس نے ایک تیز نگاہ ہننا پر ڈالی، وہ بھی جواب میں اتنی ہی شعلہ بار نظروں سے اسے گھورتی پلٹ گئی اور ویل چیئر دور لے جانے لگی۔ دل اس کا ابھی تک زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا اس نے رات سے سوچے گئے سارے پوائنٹس کہہ دیے تھے نا؟ کچھ رہ تو نہیں گیا؟ آئے تھے مجھے استعمال کرنے۔ ہاشم تیز تیز چلتا دوسری جانب مڑ گیا۔ اسے اب باہر کار میں بیٹھ کر جواہرات کے آنے کا انتظار کرنا تھا۔ جواہرات اندر زمر کے سامنے کرسی پر بیٹھی غصے سے کہہ رہی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حماد ایسا کرے گا۔ میں نے تمہیں بتائے بغیر کہ تم اسے عزت نفس کا مسئلہ نہ بنا دو۔ حماد کو آسٹریلیا میں اپنی کمپنی میں جاب بھی آفر کی، بس شہر بدلنا پڑتا مگر 3 گنا زیادہ کما لیتا۔ اور اس نے کیا کیا؟ جس مینیجر سے اسے ملوایا اسی کی بیٹی کو پھانس لیا۔ وہ گویا ابھی تک ورتائے حیرت میں تھی، تکیوں سے ٹیک لگائے نیم دراز زمر بس چپ سی اسے دیکھے گئی۔ تم کہو تو میں اس مینیجر کو ابھی فائر کیے دیتی ہوں، اور اس کو معلوم تھا کہ حماد کی شادی ہونے والی ہے، پھر بھی اس نے اپنی بیٹی کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اف، دنیا کتنی خود غرض ہے۔ جواہرات نے جھرجھری لی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حماد نے درست فیصلہ کیا، اسے یہی کرنا چاہیے تھا۔ وہ ویران آنکھوں سے کھڑکی کو دیکھنے لگی۔ مگر تم کیسے اس زیادتی پر خاموش رہ سکتی ہو؟ وہ تمہارا منگیتر ہے، تمہیں اسٹینڈ لینا چاہیے۔ اس نے کچھ غلط نہیں کیا مسز کاردار، میں جانتی ہوں۔ میں کبھی ماں نہیں بن سکوں گی، میری کبھی کوئی فیملی نہیں ہو سکے گی۔ ایسے میں اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ کرسی پر بیٹھی جواہرات کے چہرے پہ ہمدردی ابھری، دل میں درد سا جاگا۔ آئی ایم ریئلی سوری، ہر اس چیز کے لیے جو تمہارے ساتھ کی گئی۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے پیر کو ذرا سا دبایا۔ بس تم کسی کو بد دعا نہ دینا، کرنے والے کو کسی بات نے مجبور کر دیا ہوگا، ورنہ اتنا ظالم کوئی ہنسی خوشی نہیں کر سکتا۔ زمر نے آنکھیں اٹھا کر تکان سے اسے دیکھا۔ یہی تو سمجھنے سے قاصر ہوں، اتنے دن سے یہی تو سوچ رہی ہوں کہ فارس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ نہ کوئی دشمنی تھی، نہ پرانا بغض۔ میں تو اس کی ٹیچر تھی، میرے کتنے کام کر کے دیتا تھا، پھر ایک دم وہ کیسے بدل گیا؟ جواہرات کی آنکھوں میں چھائی ہمدردی غائب ہوئی، اس کی جگہ بے چینی نے لے لی۔ اس کے پاؤں سے ہاتھ ہٹایا، ہو سکتا ہے کوئی پرانا اناد ہو، کوئی رشتے وغیرہ کا چکر۔ وہ احتیاط سے لفظ ادا کر رہی تھی۔ زمر کی حمایت کسی قیمت پہ نہیں کھونی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کبھی بھی نہیں۔ وہ ناگواری سے تڑک کر بولی، وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا بس۔ جواہرات جلدی سے مسکرائی، میں تو محض ایک خیال کا اظہار کر رہی تھی۔ عموماً قتل 3 باتوں پہ ہوتے ہیں، زن، زر، زمین، یعنی عشق، دولت یا اپنی طاقت کا غرور۔ لیکن ہو سکتا ہے وجہ وہی ہو جو وہ کہہ رہا تھا، اپنے پہلے قتل کو چھپانا۔ نہیں، وہ لب دانت سے کچلتی نفی میں گردن ہلانے لگی۔ صرف یہ بات نہیں تھی، اس روز وہ فارس لگ ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے بھی کبھی بھی مجھ سے ایسے بات نہیں کی تھی، پھر ایک دم سے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ پلکیں سکیڑ کر کھڑکی کو دیکھتی سوچے گئی، پھر آنکھوں میں یاست ابھری۔ کیا معلوم واقعی وہ فارس نہ ہو، کسی نے فارس بن کر مجھ سے بات کی ہو، شاید میں ہی۔ جواہرات نے بے چینی سے پہلو بدلا، اور اس کے فنگر پرنٹس، فارس کے ڈی این اے والی رسی کا اس کی کار سے ملنا، اس کی گن، ہوٹل میں اس کے نام کا کمرہ، ان سب کی وضاحت کیسے کرو گی؟ اوہ، شاید تم اپنے والد اور بھابھی کی باتوں کا اثر لے کر کمزور پڑ رہی ہو۔ میں سمجھ سکتی ہوں، اپنوں کے لیے انسان کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ سمجھنے والے انداز میں جواہرات نے سر کو خم دیا۔ میں نہ کمزور ہوں، نہ کسی کا اثر لے رہی ہوں۔ وہ ناگواری سے تیزی سے بولی، میں صرف اس کے مفروضے کو دہرا رہی ہوں۔ وہ فارس ہی تھا، اس نے مجھے شوٹ کیا۔ میں آج بھی اپنے بیان پر قائم ہوں۔ شانے اچکا کر وہ خفگی سے رخ موڑ گئی۔ جواہرات کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری، ستائش سے اسے دیکھا۔ گڈ، تم ایک بہادر لڑکی ہو۔ تمہیں خاندان والوں کا دباؤ نہیں لینا، تمہیں فارس سے اپنا انتقام لینا ہے۔ میں پروسیکیوٹر ہوں، انصاف پر یقین رکھتی ہوں، انتقام پہ نہیں، کم از کم تب تک نہیں جب تک انصاف کی امید باقی رہے۔ میں نے بیان دینا تھا سو دے دیا، اب اور کچھ نہیں کرنا مجھے۔ جواہرات کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ تم
तुम इसको कोर्ट में प्रोसिक्यूट नहीं करोगी क्या? नहीं, एक दूसरे प्रोसिक्यूटर इस केस को प्लेट करेंगे, मगर तुम्हें फारस को इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए। इसकी वजह से तुम्हारी शादी। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ मिसेस कारदार। जैसे खानदान का दबाव नहीं लिया, वैसे ही आपका भी नहीं लूंगी। आप चाहती हैं मैं फारिस को सजा दिलवाऊं, क्योंकि इसमें आपका भी फायदा है। मैं जानती हूँ आप लोगों के जायदाद के मसले हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, सो हम अब दोस्त हैं। वो काफी संजीदा से जवाहरात को देखकर कह रही थी, जो आगे से फीका सा मुस्कुरा दी। और मैं आपकी जगह होती तो यही करती। मैं समझ सकती हूँ कि आप मुझे क्यों बार बार इसके खिलाफ कार्रवाई पर उकसा रही हैं, मगर मेरा एक खानदान है और वो शख्स सादी का मामू है। मैंने बयान देना था, सो दे दिया। अब आगे अदालत जाने और पुलिस। फारस का मुझसे कोई जाति झगड़ा नहीं था। उसने ही किसी और वजह से किया, मुमकिन तौर पर वही जो उसने बताई थी, इसलिए मैं जाती तौर पर इसके खिलाफ कुछ नहीं करूँगी। जवाहरात बामुश्किल मुस्कुरा पाई। मैं समझ सकती हूँ, बहुत सी चीज़ों में हम एक जैसे हैं जुमर। खैर, तुमने दुरुस्त फैसला किया। अगर तुम इसके खिलाफ महाज खोल लेती तो नुदरत या उसके बच्चे तुम्हारी शक्ल देखने से भी रह जाते। मगर मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस केस को खुद लेने से एतराज़ इस वजह से नहीं बरत रही कि तुम दूर अंदर कहीं उसको बेगुनाह समझती हो। जुमर लम्हे भर को बिल्कुल चुप सी रही, फिर जवाहरात का चेहरा देखने लगी। क्या तुम अंदर से अपने ही बयान पर खुद मशकूक हो चुकी हो? मगर चूंकि खुद को गलत मानने में तुम्हारी नाक आड़े आती है, सो तुम इस पर डटी हुई हो। ऐसा नहीं है, वो अब के काफ़ी मजबूती से बोली। कभी कभी मुझे मुतज़ादात ख्यालात आते हैं, मगर मेरा यकीन इनके मुकाबले में ज़्यादा पुख्ता है। वो फारस ही था, कोई भी चीज़ मुझे इस बयान से नहीं हटा सकती। अपनी नाक अजीज़ है मुझे, मगर बेइंसाफ़ी की हद तक नहीं। अगर मुझे लगता है वो बेगुनाह है तो मैं खामोश रहती। वो मेरा स्टूडेंट था। शायद अगर मेरे अब्बा को फॉलिज ना हुआ होता तो भी मैं खामोश रह जाती, मगर अब नहीं। जवाहरात गहरी सांस लेकर उठ खड़ी हुई, मुस्कुराकर इसके शाने पर हाथ रखा, दूसरे हाथ से अपना बैग उठाया। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, सो तुम मुझे अपना दोस्त ही पाओगी। जुमर ने सर अस्पात में हिलाया। जवाहरात बैग कांधे पर लटकाती बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद हुआ तो जुमर के तासुरात बदले। सपाट चेहरे पर बेपनाह कर्ब उमड़ आया। उसने मुट्ठी होंठों पर रखी आंखें बंद करके जब्त करना चाहा, मगर आंसू उमड़ उमड़ रहे थे। वो खबर जिस पे वो सारा वक्त जब्त करके बैठी रही थी, वो फिर से तमाचे की तरह आन लगी थी। हमाद की शादी हो रही थी। हमाद कहीं और शादी कर रहा था। ये सहना इतना आसान नहीं था जितना उसने अभी जवाहरात के सामने जाहिर किया था। गर्दन झुकाए, हाथ होंठों पर दबा कर रखे, वो मुसलसल बंद आंखों से आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी दरवाज़ा बजा। जुमर ने तेजी से चेहरा खिड़की की तरफ फेर लिया और उंगलियों से आंखों के गीले किनारे जल्दी जल्दी खुश्क करने लगी। जरा खनखार कर रुंधी आवाज़ का गीलापन दबाना चाहा और बोली, आ जाइए। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। हुनैन बड़े अब्बा की व्हील चेयर अंदर ला रही थी। जुमर रुख मोड़े साइड टेबल पर कुछ तलाशने लगी, साथ बार बार पलक झपक कर इनका गुलाबीपन दूर करने की कोशिश कर रही थी। क्या तुम सर्जरी के लिए तैयार हो? पुष्ट से अब्बा की आवाज़ आई। वो जी कहती संजीदगी से सीधी हुई। आंखें अब हल्की गुलाबी थी। हुनैन खामोशी से बड़े अब्बा की कुर्सी के अक़ब में खड़ी रही। तुम ठीक हो जाओगी, उन्होंने नम आंखों से मुस्कुराकर उसे तसल्ली देना चाहिए। वो फीका सा मुस्कुराई। मुझे पता है। फिर कदरे बेचैनी से बंद दरवाजे को देखा। सादी कहाँ है? उसे भी बुला लें। बड़े अब्बा की मुस्कुराहट सिमटी। उसकी ज़रा ज़रा गीली आंखों को गौर से देखा और फिर इनसे छलकती बेताबी को। लब खोले मगर बंद कर दिए। वो आ जाए तो मैं उसके सामने हुनैन को बता दूंगी कि मैं तुम्हारे मामू के खिलाफ केस नहीं लड़ूंगी, ना इसके केस को फॉलो करूंगी। उसने दिल में सोचा। भाई इंग्लैंड चला गया था, उनका टेस्ट था एक फुप्पो, संजीदगी से हुनैन ने बताया। जुमर बस उसको देखे गई, देखती ही रही, बिल्कुल यकटुक सांस रोके। सादी चला गया?
लफ्ज़ टूट टूट कर निकले, हलक में कुछ अटकने लगा। हम तो हैं ना बेटा, उसकी मजबूरी थी। मगर वो हनूस शुशंदर सी हुनैन को देख रही थी। क्या उसे मेरे ऑपरेशन का पता था? भाई से ज़्यादा किसे पता होगा, उसने दिल में सोचा, मगर अस्पात में सिर्फ सर हिलाया। जुमर के लब भिज गए, अबरू इकट्ठे किए वो खफकी से दूसरी जानिब देखने लगी। नुदत भी आने वाली है, हम सब तुम्हारे साथ होंगे सर्जरी के दौरान। सादी भी कॉल करता रहेगा। कॉल करना परवाह करने के मुतरादिफ नहीं होता अब्बा, उसने सोचा, कहा नहीं। वो लब सिए दूसरी तरफ देखती रही। हुनैन नागवारी से पलट गई, उसका दिल हर शय से उचाट हो रहा था। वो बाहर आई तो सादी मुंतजर खड़ा था। वो खामोशी से इसके साथ जा खड़ी हुई। दोनों की पुश्त दीवार से लगी थी और नजरें सामने थीं। क्या आप एक दफ़ा इनको खुदा हाफिज कहने भी नहीं जा सकते थे? मैंने उनसे बहुत बदतमीजी की थी, अब नहीं सामने जाऊंगा। वो मेरी शक्ल देखकर दिल की बात जान लेंगी, तो फिर जुबान की बात का यकीन क्यों नहीं करती? फिर ज़रा नरमी से बोली, सिर्फ मिल ही लें। सादी ने सर को दाएं और बाएं हिलाया। मुझे डर है, इनके सामने जाकर मैं रोने लग जाऊंगा। गोया हुनैन का दिल किसी ने दबा दिया हो। उसने बेइख्तियार मुड़कर सादी का चेहरा देखा। वो उदासी से सामने देख रहा था। जीन्स पर आधे आस्तीन की मैरून शर्ट, छोटे कटे बाल जो सामने से सीधे और सर की पुश्त से घुंघरियाले थे। चेहरे पर छाया एक मासूम सा तासुर। आप इंग्लैंड जाने के बाद पहली दफ़ा आए घर तो हम सब ने कहा आप बदल गए हैं, पहले से ज़्यादा स्मार्ट और अक्लमंद, मगर आप तो आज भी वैसे ही हैं। सादी ने नज़रें फेर कर सवालिया अंदाज में उसे देखा। मासूम। वो उदासी से मुस्कुराई तो वो भी मुस्कुरा दिया। मासूम, क्या ये मेरा दूसरा नाम है? पहला क्या था? हमारा सादी। और वो दोनों हंस पड़े। उदास से माहौल में जिंदगी की कोई ताल किसी ने छेड़ ही दी। अलीशा का कुछ पता चला? इस सवाल पे हुनैन की हंसी थमी। सर नफ़ी में हिलाया। मैंने उसकी सारी मेल्स और मैसेजेस बगैर पढ़े मिटा दिए, हर जगह से उसे ब्लॉक कर दिया। उसने मुझे धोखा दिया है। मैं दोबारा उससे कभी बात नहीं करना चाहती। तुमने सही किया। और आपने देखा किस तरह वो अपना बयान बदल कर चली गई। उसने मेरा गुस्सा मामू पर उतार दिया। शायद मैं उसकी कॉल उठा लेती अगर मुझे ये ना पता चलता कि उसने अपनी गवाही बदल दी है। अपने बाप से मसला था तो उन तक ही रखती, मुझे क्यों दरमियान में लाई? वो सख्त रंजीदा लग रही थी। चलो अब तुम दोबारा हाशिम भाई से इस बारे में कोई बात नहीं करना। उनका उससे खून का रिश्ता है, वो लोग एक दिन फिर इकट्ठे हो जाएंगे, हम दरमियान में क्यों आए? वो नरमी से समझाते हुए कह रहा था और हुनैन बेदिली से सर हिलाती रही। उसने कहा था चूंटियाँ इंतकाम लेने पर आए तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता, मगर फिर वो क्यों हार गई भाई? उसको बगैर पैसे दिए हाशिम भाई ने भेज दिया ना वापस। बस एक यही उलझन थी जो उसे सता रही थी। सादी कुछ देर को बिल्कुल खामोश होकर सोचता रहा। हुनैन मुंतज़िर थी। क्या तुम सारा वक्त ड्रामे देखती रहती हो या कुरान भी पढ़ती हो, जैसे इंग्लैंड जाने से पहले हम इकट्ठे पढ़ते थे? क्या भाई, पढ़ती हूँ ना, वो एकदम बहुत ही सुस्ती से कहते हुए इधर उधर देखने लगी। और क्या तुम्हें वो सूरतें याद हैं जो हमने हिफ्ज़ की थी? हुनैन ने उंगली से कान के पीछे बाल खुजाए। जी याद है, मैं ज़रा सा दोहरा कर सुना सकती हूँ, कहीं वो अभी की अभी सुन न ले, उसने सोचा। बहुत अच्छा। खफकी से उसको देखा। वो एकदम बहुत मासूमियत से सर झुकाए अपनी ऐनक उतार कर शीशे साफ करने लगी थी। बहरहाल हमने एक सूरत हिफ्ज़ की थी, सूरह नमल याद है? जी बिल्कुल। ऐनक साफ करके आंखों पर लगाते उसने जहन पर जोर डालना चाहा कि पहली आयत कहाँ से शुरू होती थी। उफ, याद क्यों नहीं आ रहा? और नमल का मतलब क्या था? हुनैन एकदम खिलकर मुस्कुराई। शुक्र भाई ने सूरत नहीं सुनी। यह सवाल तो बहुत आसान था। अस्पताल का कॉरिडोर एकदम खुशगवार लगने लगा। नमल यानी चूंटी, बहुत एतमाद से मुस्कुरा कर बताया। सादी ने पहले ताजुब और फिर खफकी से उसे देखा। यानी कि तुमने अरसे से कुरान नहीं खोला? हुनैन हक्का बक्का रह गई। मगर मैंने तो सही बताया है। गलत बताया है। नमल का मतलब चूंटी नहीं होता। तो फिर क्या होता है? चूंटी को नमलता कहते हैं। नमल का मतलब होता है चूंटियाँ। हुनैन के तने आसाब ढीले पड़े। नरूठेपन से भाई को देखा। वही ना, एक ही बात होती है।
अगर एक होती तो अल्लाह ताला इस सूरत का नाम नमलता रख देता, मगर नहीं। चींटी और चींटियों में बहुत फ़र्क होता है। देखो, बाकी जितनी भी सूरतें हैं हशातुल अर्ज़ के नाम की वो वाहिद हैं। अल अनकबूत यानी एक मकड़ी, नहल यानी एक शहद की मक्खी, लेकिन चींटियों की सूरत जमा के सीगे में है। पता है क्यों? उसने अभी अभी की सोची गई बात बहुत एक्साइटेड होकर कही और वो ध्यान से सुनने लगी। बेताबी से बोली, क्यों? क्योंकि अकेली चींटी होती ही नहीं है। कभी देखी है अकेली चींटी? चींटियां हमेशा अपनी कतार में अपने खानदान के साथ होती हैं। अकेली हार जाती हैं, पैर तले मसली जाती हैं, और जो इकट्ठी होती हैं वो कभी नहीं हारती। अलीशा अकेली थी और तुमने भी उसकी मदद नहीं की तो वो कैसे जीत सकती थी? वो खामोश हुआ तो हुनैन चुप हो गई, बिल्कुल चुप। अगर वो मुझ पर पहले भरोसा करती तो मैं उसकी मदद करती, मगर अब मैं उससे लाताल्लुक़ रहना चाहती हूँ। तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। दोनों फिर से खामोश हो गए। मगर वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, अब वो नहीं है। फुप्पो ने भी मुझे अकेला कर दिया। चलो, मैं भी तो हूँ ना तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। वो नरमी से मुस्कुराया तो हुनैन भी मुस्कुरा दी और ज़रा सी भाई के करीब खिसक आई। कांधे से कांधा मिला। हुन्ना की छोटी उंगली से उसकी छोटी उंगली टकराई। एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास। कोई नहीं होगा तब भी भाई होगा, मरते दम तक, आखिरी सांस तक भाई साथ रहेगा। अब फिर से राहदारी में से लोग गुजरते जा रहे थे और वो दोनों दीवार से टेक लगाए खामोश खड़े थे।